नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी की। आज जो चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा। जी हाँ साथियों, मैथ्स पेडागोजी में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए पहले पार्ट में हम 30 प्रश्न करने जा रहे हैं। 30 प्रश्नों का पार्ट करेंगे, पूरे संपूर्ण निचोड़ जानेंगे, क्योंकि ए टू जेड यहीं से प्रश्न अभी तक जितने भी टीटी एग्जाम में हुए हैं, प्रश्न यहीं से प्रश्न और इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 30 में से आप लोगों को फीडबैक क्या, स्कोर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो चलिए देर न करते हुए कि आज जो टॉपिक रहेगा, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन, तर्कशक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, ये चैप्टर रहेगा। जो पहला ही चैप्टर है आपका, इससे संबंधित टॉप 30 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रेरणा, क्रियाकलाप व संयोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सौंदर्यात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा, क्रियाकलाप व संयोजन गणित के किस पक्ष से संबंधित हो जाता है? यह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हो जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पद से संबंधित होता है? तो ये आपके भावात्मक पद से संबंधित हो जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनको सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें जो ध्यान रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व होता है, क्यों होता है? क्योंकि वह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। इसलिए ये सभी जो है गणित विषय का पाठ्यक्रम में ये सारे आपके महत्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह कथन किसका है? तो जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझते हैं वो विद्यालय भी नहीं तो जो विद्यार्थी आपके ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह कथन हम बात करेंगे प्लेटो। जी हाँ साथियों, यह कथन गणितज्ञ प्लेटो का था, जिसके शिष्य पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र का जो है निगमन किया था। छठा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो गणित की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसमें जो विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए? पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, रामानुजन ने या भास्कराचार्य जी ने लिखी है? तो लीलावती जो पुस्तक है इसके लिखने वाले जो है आपके भास्कराचार्य जी है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भास्कर की जो लीलावती पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो लीलावती पुस्तक सभी लोग जानते हैं भास्कराचार्य जी ने लिखा, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जेम्स टेलर हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित हो जाता है? तो यह गणित के सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, सामाजिक, ये सभी पर जो है आपके गणित सभ्यता का दर्पण है, इन तीनों ऑप्शंस पर जो है आपका मूल से संबंधित हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, किस प्रकार से विकसित करना चाहिए? तो तार्किक क्रम में विकसित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गणित को समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? कठिन होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या सजावटी होनी चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सरल व्याख्याता लोग हैं, कि गणित को समझने की जो प्रकृति होनी चाहिए वह तार्किक रूप में होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सह संबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपके
लेंथरॉप ने कहा है। जी हाँ साथियों, यह संबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। यह कथन कहने वाले लेंथरॉप हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। गणित की प्रगति कैसी होती है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। तो गणित की जो प्रगति हमारी होती है वह सभी लोग जानते हैं तार्किक रूप में होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? लॉक ने, हॉगवेन ने, प्लेटो ने या डॉल्टन ने कहा है? तो आप सभी लोग जानते हैं गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। कई बार जिक्र हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जाता है। पाठ्य पुस्तक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक शब्द की जो उत्पत्ति जिस भाषा में हुई है वह भाषा आपकी लैटिन भाषा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका अर्थ जो होता है दौड़ का मैदान, अगर पूछा जाए लैटिन भाषा की क्यूरेर शब्द से हुई है। क्यूरेर शब्द का आशय क्या होता है? दौड़ का मैदान। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्न में हार्डी रामानुजन संख्या है? 1592, 1357, 1729, 1 2 3 4। तो सभी लोग जानते हैं इसमें हार्डी रामानुजन जो संख्या कहलाती है वह हमारी 1729 कहलाती है। जी हाँ, हार्डी रामानुजन संख्या वह संख्या है जो दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर प्राप्त होती है। जो विकल्प आपका दो संख्याएं 1 का क्यूब और 12 का क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब धन 10 का क्यूब, दो संख्याओं के घनों को जोड़ने पर यह प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1729 हमारा सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ है, बौद्धायन ये भी आपके भारतीय गणितज्ञ है, महावीर ये भी आपके भारतीय गणितज्ञ है, लेकिन सारंगदेव ये आपके भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ठीक है, सारंगदेव भारतज्ञ नहीं है। सारंगदेव क्या है? यह एक संगीतकार है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आपकी नियुक्त होगी और आपके क्लास में एक बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है कि सर या मैम गणित में अगर हमें बेहतर होना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? गणनाओं में प्रवीणता की, सूत्र याद करने की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की या हल को याद करने की। तो गणित में बेहतर होने के लिए किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता जो होती है वह होती है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न है कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति, शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो बच्चे ज्यामिति, शब्दावली और उनके अर्थ को समझने में जिन बच्चों को कठिनाई होती है उन बच्चों को शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उन बच्चों को जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप सभी लोग जानते हैं उन बच्चों को शिक्षक को अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड जो पजल्स होते हैं, जिससे क्या होता है पहेली आदि बनाना या हल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? डेविड व्हीलर, जॉर्ज पोलिया, वेन हाइल या वाइगोस्की के द्वारा। तो अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी हो जाता है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन आपके डेविड व्हीलर द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गणित का यहाँ पे अर्थ क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे गणित का अर्थ होता है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण की अभिव्यक्ति में वृद्धि। क्या होता है गणित का अर्थ? संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण की अभिव्यक्ति में वृद्धि। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपर्युक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है कि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है? प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति या प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्थिति द्वारा आपके उत्पत्ति द्वारा हो किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है।
विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, अतः परिस्थिति द्वारा उपपत्ति के आधार पर इसकी व्याख्या संभव है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद जो है परिभाषित है? समतल, बिंदु, रेखा या चतुर्भुज के विकर्ण। तो जिन गणित में देखा जाए जिन पदों में से आपका जो पद परिभाषित है वह पद आपको कहलाता है बिंदु। जी हाँ, गणित में बिंदु जो है पॉइंट है, यह परिभाषित पद है, इसको आपको नोट कर लेना है। कई बार जिक्र हुआ है, कई बार सी-टेट में पूछा गया है। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? पाठ्यक्रम, लिंग, विषय की प्रकृति या परीक्षा पद्धति। तो यहाँ पे देखा जाए गणित आपके जो गणित में दुश्चिंता के लिए जो घटक उत्तरदायी होते हैं वह हमारे होते हैं पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति और परीक्षा पद्धति। यहाँ पे लिंग का कोई बर्ताव नहीं होता। तो गणित में दुश्चिंता के लिए लिंग का कोई घटक उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा लिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, या एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, या कोई सम अभाज्य संख्या नहीं। तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एक अभाज्य संख्या व विषम संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योग 3 धन 5 8 होता है, जो कि एक सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है 9, 15, 21। तो विषम भाज्य संख्या जो कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप या क्रम परिवर्तन। तो हम सभी लोग जानते हैं बीजगणित में महत्वपूर्ण जो होते हैं वह होता है क्रम परिवर्तन, मानसिक चित्रण और सामान्यीकरण। लेकिन माप जो है बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं होता है। बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं किस लिए नहीं होता है? क्योंकि सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन यह बीजगणित के प्रमुख पहलू हैं, और जो मापन होता है ये रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है, बीज गणित का नहीं होता। तो मापन किसका होता है? रेखा गणित का प्रमुख पहलू होता है। अगला प्रश्न है कि गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? कि वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो गणित की परियोजनाओं के बारे में जो कथन हमारा सही दिया गया है वह है कि वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। लेकिन गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये गणित की परियोजना के बारे में कथन सही नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अवग्रहित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तो द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अविग्रहित और निगमन होते हैं वह हमारा कहलाता है कथन के तर्क और औचित्य कहलाते हैं, क्योंकि ज्यामिति में उपपत्ति जो प्रूफ होता है लिखना किसी कहे गए कथन के स्पष्टीकरण एवं उसकी सार्थकता हेतु आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, सीधाचार्य जी, श्रीनिवास रामानुजन या हरिश्चंद्र। तो 20वीं सदी में जो स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान जो व्यक्ति माने जाते थे वह माने जाते थे श्रीनिवास रामानुजन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गणित शास्त्र संग्रह के लेखक हैं भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, महावीराचार्य जी या ब्रह्मगुप्त। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गणित शास्त्र संग्रह के लेखक कौन है। क्या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है, और आप सभी का टॉप 30 में से कितना फीडबैक है नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर 7 PM के लाइव क्लास EVS पर्यावरण पे प्रैक्टिस पेपर पर मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।